वेलकम एवरीवन। शुरुआत करते हैं एस 18 की रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। है क्या रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में? देखिए, जो सारे दुखों की जड़ है वो कौन है? रिलेटिव है। सही बात है सर, हर टाइम आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ रिजल्ट का, आया रिजल्ट आना हो उससे 2 दिन पहले आके बैठ जाते हैं। और अभी नहीं, बहुत शुरू से यही परेशान करते आ रहे हैं। 9th 10th 11th 12th बहुत टाइम से ये परेशान करते हैं। तो अब देखो, रिलेटिव के केस में ये है कि परेशान भी वो करते हैं और हम खुश भी उनके साथ हैं। मतलब रिलेटिव मतलब फैमिली की बात कर रहा हूँ। फैमिली जो हम खुश जो है वो फैमिली के साथ है और परेशान भी जो है वो फैमिली से है। जाहिर सी बात यही होता है, ठीक है। जहाँ से सुख मिलता है, जहाँ से हमें खुशियाँ मिलती है, वहीं से हमें प्रॉब्लम भी होती है। राधिका आप्टे जी महान फिलोसोफर, उन्होंने कहा शायद, उनका वो डायलॉग है एक, आपने सुन रखा हो तो, यू कांट हर्ट समवन हु यू डोंट लाइक, यू कैन हर्ट ओनली द पर्सन होम यू लाइक। ऐसा करके उनका एक ट्रेलर जो है वो लस्ट स्टोरी का ट्रेलर चलता है, उसके अंदर वो कहते हैं। सही बात है भाई, आप किसी ऐसे अननोन पर्सन को किसी को हर्ट नहीं कर सकते। आपको अगर किसी को हर्ट करना है तो आप उसे पसंद करते होने चाहिए। तो वैसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, देखिए, अगर किसी को कुछ घोटाला करना होगा तो वो किसके साथ मिलके करेगा, किस पे भरोसा करेगा? तो रिलेटिव के साथ मिलके ही करेगा, रिलेटिव या फ्रेंड के साथ। लेकिन फ्रेंड जो है वो, उसकी डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, तो हम फ्रेंड को छोड़ देते हैं। बाकी भाई फ्रेंड के अंदर तो कोई भी हो सकता है। फ्रेंड तो इस पूरी दुनिया में से कोई भी अपना फ्रेंड है जो बन सकता है, लेकिन और उसको कहीं पे भी डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि जो भी क्राइम होगा वो किसके साथ मिलके होगा? रिलेटिव के साथ मिलके होगा। क्लियर है? तो ऐसी कैसी सिचुएशन कहाँ पे आती है? यहाँ पर कंपनीज़ के अंदर भी आती है। कंपनी के भी क्या होते हैं? कुछ रिलेटिव होते हैं। सर कंपनी के रिलेटिव? हाँ, कंपनी के भी बहुत सारे रिलेटिव होते हैं। अगर कंपनी कोई फ्रॉड करेगी तो वो क्या करेगी? उन रिलेटिव के साथ मिल के करेगी। कंपनी के रिलेटिव अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक तो कंपनी का खुद का रिलेटिव, और एक कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनके रिलेटिव। समझिएगा, सपोज जैसे जो सत्यम का घोटाला था, तो उस केस के अंदर वो उन्होंने फिर उसको ढकने के लिए क्या किया था, कोशिश क्या कर रहे थे कि वो जो है उसके अंदर जो बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम जो थी वो किसके रूट से सही करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने दामाद की कंपनी बना के उसके रूट के थ्रू वो क्या करना चाहते थे, उसको कवर करना चाहते थे। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो वो किसके थ्रू किया जाएगा? अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ही ट्रांजैक्शन करके इस तरीके से किया जाएगा। या फिर जैसे मैं एक कोई कंपनी के अंदर एमडी बन गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई इस कंपनी के अंदर अभी जो सर्विस करवा हूँ वो मैं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि भाई ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करूँ, कुछ घोटाला करूँ। और अगर मुझे कुछ घोटाला करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? सपोज मैंने क्या किया, मटेरियल ख़रीदना, और मटेरियल की जो कॉस्ट है वो मुझे पता है कि भाई 100 रुपये के अंदर ख़रीदते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड को कहा या फिर मैंने अपने रिलेटिव को कहा कि एक काम करो, तो मैं इस कंपनी को ये मटेरियल क्या करो, सेल करो। उन्होंने कहा यार मेरी है इसमें शॉप ही नहीं। उन्होंने कहा उस शॉप से हम, ये कंपनी है जो ख़रीदती है, आप क्या करो उस कंपनी से ख़रीदो, और उसके बाद में उसको हम 110 के अंदर हम खरीद लेंगे आपसे। तुम्हारा तो 10 रुपये का फ़ायदा और वो 5-5 हम बांट लेंगे। समझ पा रहे हो? तो इस वजह से क्या होता है, रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ये तो एक एग्जांपल है, कहने की बात है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जब भी कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो उस केस के अंदर क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस जो वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से क्या किया गया कि रिलेटेड पार्टी के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सब के लिए हर कोई है जो क्या हो जाता है, थोड़ा अलर्ट हो जाता है। मतलब एस भी अलर्ट हो जाता है, कंपनीज एक्ट भी अलर्ट हो जाता है, और ऐसे भी अलर्ट हो जाता है। सर क्या बात करें, कंपनीज एक्ट सेक्शन 188 जो किसके बारे में बात करेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। ऐसे 550 किसके बारे में बात करेगा, रिलेटेड पार्टी के बारे में। और एस 18 किसके बारे में बात करेगा, रिलेटेड पार्टी के बारे में। तो रिलेटेड पार्टी सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटेड पार्टी हर जगह की प्रॉब्लम है। तो हर जगह प्रॉब्लम इन द सेंस, मतलब हर जगह इसके ऊपर क्या किया गया है, अलर्ट रहा गया है। तो हर जगह क्या किया उन्होंने, रिलेटेड पार्टी कौन है पहले तो उसको डिफाइन किया, फिर उन्होंने कहा कि भाई इनके साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से क्या किया जाए, इनका अलग से डिस्क्लोजर दिया जाए। अब हम बात करते हैं एस 18 की, तो छोटा सा एज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस एज में क्या है, सबसे मेन जो है वो हमें ये समझना है कि रिलेटिव आखिर है कौन। समझ पा रहे बात, कंपनी का रिलेटिव आखिर है कौन,
पहली बात तो ये समझनी। उसके लिए बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, तो मैं उन डेफिनेशन को समझ आऊँगा। जब डेफिनेशन कवर हो जाएगी तो उसके बाद में तो कुछ भी नहीं। AS 18 कहता है कि जो रिलेटेड पार्टी उनके साथ जो ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, किस तरीके का ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करना है। तो मेन जो फोकस है वो हमारा किस पे, रिलेटेड पार्टी पे, कि रिलेटेड पार्टी कौन है। क्योंकि रिलेटेड पार्टी पता चल गया कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है, तो उसके बाद में क्या है, सिर्फ इतना है कि भाई इन रिलेटेड पार्टी के साथ जो कुछ भी हो उन सब का क्या करना होगा, हमें डिस्क्लोजर देना होगा। तो पहले हमें ये पता करना है कि रिलेटेड पार्टी कौन। अब रिलेटेड पार्टी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ वर्ड आएंगे, और उन वर्ड को जो है वो समझने के लिए फिर एस ने क्या किया, डेफिनेशन दिए। तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हम पहले उन डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, फिर उस डेफिनेशन, वो जो सारी डेफिनेशन है वो कंप्लीट पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि रिलेटेड पार्टी कौन है, और फिर उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एस के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन और ये सारा बाद में करेंगे, पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अदर टर्म्स यूज्ड इन AS 18। AS 18 के अंदर जो भी डेफिनेशन टर्म यूज़ की गई है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट प्राइस इज चार्ज और नॉट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रिसोर्सेज या ऑब्लिगेशन का ट्रांसफ़र हुआ है किसके बीच में, रिलेटेड पार्टी के बीच में, चाहे उसके लिए पैसा चार्ज किया है चाहे पैसा नहीं चार्ज किया है, वो क्या कहलाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सर ऐसा क्यों कहा कि प्राइस चार्ज नहीं किया तो भी उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ फोकस जो है वो किस पे, रिलेटिव के साथ होना चाहिए। अगर रिलेटिव के साथ हुआ है तो उस केस के अंदर फिर उसे क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्योंकि अगर इसको कह देते हैं कि भाई अगर बिना प्राइस, सिर्फ प्राइस के साथ हो तो ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा, तब तो फिर वो क्या करते उसको फ्री में कुछ भी गुड्स दे देते या कुछ भी एसेट दे देते और फिर कह देते कि भाई ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ही नहीं, इसका अलग से डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ अगर चाहे कुछ कंसिडरेशन के साथ है चाहे विदाउट कंसिडरेशन, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा। सेकंड आएगा कंट्रोल। अब कंट्रोल की डेफिनेशन यहाँ क्यों आई, तो उन्होंने कहा रिलेटेड पार्टी को जब उन्होंने डिफाइन किया है तब उन्होंने कहा कि भाई रिलेटेड पार्टी जो है वो उनका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी अलग अलग तरीके से, आदमी के अंदर तो रिलेटेड पार्टी अलग अलग हो सकता है कि भाई पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड हो सकते हैं, तो उस ये क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। वैसा एंटरप्राइज के केस के अंदर भी जो एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं वो क्या होंगे, रिलेटेड पार्टी होगी। सपोज ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या मानी जाएगी, रिलेटिव मानी जाएगी। समझ पा रहे हो। तो अब ये कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल कैसे माना जाएगा, कंट्रोल है। समझ पा रहे हो बात भाई, कंट्रोल जो है वो समझना मुश्किल है। यूँ देखे तो आपके फादर का आपके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन क्या कंट्रोल हर किसी के केस के अंदर अलग अलग सिचुएशन के ना, कुछ पेरेंट्स जो फ्रीडम दे के रखते हैं तो क्या उस केस में कंट्रोल नहीं है, उस केस में भी कंट्रोल हो सकता है। तो कंट्रोल को भी इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है कि किस केस के अंदर क्या कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल मानेंगे। समझ पा रहे बात। तो यहाँ कंट्रोल के लिए क्या लिखा है, ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग राइट वोटिंग पावर ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर कोई भी एंटरप्राइज का मोर देन 50% आपने होल्ड कर रखा है, ठीक है, वोटिंग राइट होल्ड कर रखा है, तो उस केस के अंदर आपका कंट्रोल माना जाएगा। सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड और जिसके 51% शेयर जो वो मेरे पास है, तो मैं क्या मानना चाहूँगा कि मैं कंट्रोल करता हूँ उस ए लिमिटेड को। समझ पा रहे हो। तो ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब जैसे ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है और ये सी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है वो क्या करती है, बी लिमिटेड में 51% करती है और बी लिमिटेड जो है वो सी में 51% होल्ड करती है। तो बी तो ए की सब्सिडी है जो है, ठीक है, और सी भी क्या होगी, बी की सब्सिडी होगी। क्यों, क्योंकि सी जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, बी, और बी को कंट्रोल कौन करता है, ए। तो इस वजह से क्या होगा, सी किसके कंट्रोल में, बी के, और बी किसके कंट्रोल में, ए के। तो ए के लिए क्या रिलेटिव बी होगी, हाँ। क्या सी रिलेटिव होगी, हाँ, सी भी रिलेटिव होगी। तो ये जो है बी तो क्या है डायरेक्टली कंट्रोल में और सी जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल में। समझ पा रहे हो। बी तो डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर है और सी जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल के अंदर। और या तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी और ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी इन केस एनी अदर एंटरप्राइज। और सेकंड उन्होंने क्या कहा, या तो फर्स्ट तो उन्होंने कहा कि आपके पास वोटिंग राइट है 50% से ज़्यादा तो कंट्रोल माना जाएगा। सेकंड क्या है,
या फिर आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, या फिर अदर कोई केस है, कंपनी के केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर होते हैं, ठीक है, तो या फिर जो सोसाइटी होती है उसके अंदर अलग मेंबर होते हैं, तो उनका जो गवर्निंग बॉडी जो उसको चलाती है, समझ पा रहे हो, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप को पार्टनर चलाते हैं, तो जो उनकी गवर्निंग बॉडी है उस गवर्निंग बॉडी को अगर कोई कंट्रोल करता है, अगर कोई उस गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल करता है तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा, उसका भी कंट्रोल माना जाएगा। गवर्निंग बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं कि उस गवर्निंग बॉडी के अंदर किसी को लाना या किसी को ले जाना अगर किसी के हाथ में है तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, कंट्रोल माना जाएगा। सपोज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से मैं सारे या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ और नए ला सकता हूँ, तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा, मेरा कंट्रोल माना जाएगा। अब क्या कब ऐसा हो सकता है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा सकता हूँ और ला सकता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने आगे दे रखा है, उसको आगे और क्लेरिफाई किया। या और थर्ड उन्होंने क्या कहा, ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर एंड द पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैच्यू एग्रीमेंट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज। या फिर उनका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर। वोटिंग पावर 100% नहीं है, वोटिंग पावर में तो कितना इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब क्या, सब्सटेंशियल मतलब कि 50% से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा। सब्सटेंशियल का मतलब काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी अच्छा खासा मतलब 20% और मोर, ठीक है। एंड पावर टू डायरेक्ट, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, पावर है टू डायरेक्ट, उनको डायरेक्शन देने का, किसके रिलेटेड, द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइजेज। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइजेज के बारे में हमें उनको डायरेक्ट करने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए हमारे पास पावर है, ठीक है। और ये पावर आया कहाँ से, बाय स्टैच्यू और एग्रीमेंट, या तो स्टैच्यू से है, या किसी कानून से है, या किसी एग्रीमेंट से है, द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइज। तो इस लास्ट पॉइंट को समझिए, हमारा क्या सब्सटेंशियल पावर है वोटिंग राइट के अंदर, उसके अलावा क्या हम उनकी जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी है उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, या तो हमारे पास ऐसा राइट मिला है, कहाँ से, स्टैच्यू से मिला है, या फिर हमें क्या मिला है, ये राइट कहाँ से मिला है, हमें किसी एग्रीमेंट के थ्रू मिला है। तो 3 कंडीशन हो गई। पहला, कंट्रोल के लिए 50% या उससे ज़्यादा आपने 50% से ज़्यादा आपके पास वोटिंग राइट है। सेकंड, आप उनके कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी जो उसको कंट्रोल करते हो। गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अदर केस के अंदर अदर जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी। और थर्ड उन्होंने क्या कहा, हमारे पास वोटिंग पावर में तो हमारा सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ही है, हमारा 100% नहीं है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग जो पॉलिसी है उनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और वो ये डायरेक्शन का हमें जो अधिकार है वो कहाँ से मिला हुआ है, एग्रीमेंट से या स्टैच्यू से मिल रखा है। क्लियर है। फॉर द पर्पज ऑफ AS 18, यहाँ से आप समझिए, फॉर द पर्पज ऑफ AS 18 द एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी और गवर्निंग बॉडी ऑफ एन एंटरप्राइज इफ इट हैज़ द पावर विदाउट द कंसेंट और कॉन्करेंस ऑफ एनी अदर पर्सन टू अपॉइंट और रिमूवल ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ दैट कंपनी और एंटरप्राइज। अब उन्होंने कहा कि कब माना जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी के कंपोजिशन पे कंट्रोल है, तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी और की मदद लिए बिना उनके सारे डायरेक्टर या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को हटा सकते हैं या ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम कंट्रोल करते हैं। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोल चेक करने के लिए हकीकत में डायरेक्टर को हटाया जाएगा या डायरेक्टर को लाया जाएगा। ये चेक करने के लिए भाई उनके पास है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे उसके लिए उन्होंने आगे बताया। एन एंटरप्राइज इज डीम्ड टू हैव पावर टू अपॉइंट ए डायरेक्टर मेंबर ऑफ ए गवर्निंग बॉडी इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई। और हम ये मान लेंगे कि वो जो है वो क्या करते हैं, पावर रखते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए या उनको हटाने के लिए। वो हम कब मान लेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। और वो कंडीशन भी कैसे दे रखी है, और लिख के दे रखी है, मतलब तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या मान लेंगे कि ये कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, देखो कैसे लिखा, एन एंटरप्राइज इज डीम्ड टू बी, एक एंटरप्राइज को क्या माना जाएगा, डीम्ड टू हैव ए पावर टू अपॉइंट ए डायरेक्टर मेंबर ऑफ ए गवर्निंग बॉडी। हम उस गवर्निंग बॉडी के डायरेक्टर और मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जो कंट्रोलिंग है उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है, एंटरप्राइज। और जिसको कंट्रोल कर रहे हैं उसके लिए
कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए क्या वर्ड है, गवर्निंग बॉडी। सर मतलब समझे नहीं, देखो भाई इन्होंने क्या लिखा है, एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज को ये मान लिया जाएगा कि उसके पास पावर है टू अपॉइंट ए डायरेक्टर और मेंबर ऑफ कंपनी ऑफ द गवर्निंग बॉडी, कि गवर्निंग बॉडी के डायरेक्टर और मेंबर को अपॉइंट करने का उसके पास राइट है एंटरप्राइज के पास, अगर इनमें से कोई भी एक सिचुएशन है जो हो जाती है। तो अब आगे जहाँ भी गवर्निंग बॉडी जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, जिस कंपनी में डायरेक्टर और मेंबर अपॉइंट करने, और एंटरप्राइज वर्ड जो वो किसके लिए यूज होगा, जो कंपनी डायरेक्टर और मेंबर को अपॉइंट करेगी उसके लिए एंटरप्राइज वर्ड यूज होगा। तो फर्स्ट ये लिखा है, ए पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी मतलब जिस कंपनी में कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि इस कंपनी में कंट्रोल है या नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, ए पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी, मतलब गवर्निंग बॉडी में कोई भी डायरेक्टर या मेंबर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता विदाउट द एक्सरसाइज इन हिज फेवर बाय द एंटरप्राइज ऑफ सच पावर एज अ पर्सन। अगर उस गवर्निंग बॉडी के अंदर कोई भी डायरेक्टर या मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि जो एंटरप्राइज है, मतलब जो कंट्रोल करने वाला है, वो राइट ना दे दे उसके फेवर में तब तक। तो क्या मान लिया जाएगा, यह मान लिया जाएगा कि भाई वो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेकंड, ए पर्सनस अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर मेंबर इन द गवर्निंग बॉडी, अगर गवर्निंग बॉडी के अंदर किसी को अपॉइंट होना है तो उसे क्या करना होगा, फॉलो नेसेसरीली फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट टू पोजीशन हेल्ड बाय हिम इन दैट एंटरप्राइज। तो उसके क्या करना होगा, उस अपॉइंटमेंट के लिए उसे एंटरप्राइज के अंदर कोई नेसेसरी पोजीशन है जो क्या करनी होगी, होल्ड करनी होगी। मतलब कि सपोज हो सकता है एम्प्लॉय के लिए ऐसी कोई कंडीशन कि भाई हमारा एम्प्लॉय जो होगा वही क्या होगा, उनकी कंपनी में डायरेक्टर बन पाएगा। तो इस केस के अंदर भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऐसा मान लिया जाए। द डायरेक्टर मेंबर ऑफ ए गवर्निंग बॉडी इज नॉमिनेटेड बाय द एंटरप्राइज, इन दैट केस एंटरप्राइज इज ए कंपनी, द डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड बाय दैट कंपनी सब्सिडी देरो। या फिर उस कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर वगैरह जो अपॉइंट होते हैं उसके लिए नॉमिनेशन जो वो या तो हम करते हैं या हमारी सब्सिडी करती है, तो भी हम क्या मान लेंगे कि हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको पूरा रिवाइज कीजिएगा कि भाई कब मानेंगे कि, शुरुआत यहाँ से होती है, कब मानेंगे कि कंट्रोल है। तो या तो हमारे पास वोटिंग राइट जो है वो 50% से ज़्यादा है, या फिर हम क्या करते हैं उनके कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर जो भी अदर केस के अंदर जो भी है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और थर्ड जो है वो हमारा सब्सटेंशियल वोटिंग राइट है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी उनमें उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, किसके जरिए, स्टैच्यू के जरिए या फिर किसी एग्रीमेंट के जरिए। ये 3 कंडीशन है। अब 3 में से फर्स्ट और थर्ड तो आसानी से समझ आ जाती है। सेकंड के अंदर हम कब मानेंगे कंपोजिशन को हम कंट्रोल करते हैं उनके गवर्निंग बॉडी के कंपोजिशन को, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 3 बातें हो सकती है। इन तीनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या मान लेंगे कि आप क्या करते हैं, उनके गवर्निंग बॉडी के कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। तो उन तीनों में से हमने क्या कहा कि या तो उसकी कंपनी में अपॉइंटमेंट ना हो जाए जब तक हम उसको हाँ ना कर दें, ठीक है, या फिर उस कंपनी में अपॉइंटमेंट होने के लिए कोई नेसेसरी पोजीशन है जो हमारी कंपनी में हेल्ड करना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके अलावा उन्होंने लास्ट जो है वो क्या कहा, गवर्निंग बॉडी के अंदर नॉमिनेटेड जो वो या तो हम करते हैं या हमारी सब्सिडरी है जो नॉमिनेटेड करती है। क्लियर है? तो ये यहाँ तक का आपका बात हुआ कि भाई किसके बारे में, कंट्रोल के बारे में। एन एंटरप्राइज, देखो जो लड़ाई है, जो झगड़े हैं, वो पावर का है या पैसा का है। पावर मतलब किसी को कंट्रोल करना, पैसा मतलब अपने पास हो तो अपने को किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, या फिर अपने पास पावर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कंट्रोल जो है वो किसको डिनोट करता है, पावर को डिनोट करता है कि हमारा पावर है या नहीं। तो पावर यहाँ पर 2 चीज़ों से आ सकता है, पैसों से पावर आ सकता है या हमारी जो पोजीशन है उसके हिसाब से पावर आ सकता है। समझ पा रहे हो? तो पैसों के हिसाब से तो हमने वोटिंग राइट के बारे में बात की, और पोजीशन के हिसाब से हम उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका जो मेन है उनको हटा सकते हैं, ला सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो उसके हिसाब से हो गया। एन एंटरप्राइज इंडिविजुअल इज कंसिडर टू हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अनदर। अब वो आगे एक वर्ड ऊपर और यूज किया था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब, हमने कहा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब कम भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है, कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो होता है वो क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या, इन अनदर एंटरप्राइज इफ द एंटरप्राइज और इंडिविजुअल ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% और मोर इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द अदर एंटरप्राइज। अगर क्या करते हैं हम 20% या 20% से ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
या तो हम सीधा हम कर सकते हैं या फिर हमारी सब्सिडी, सपोज हम जो है वो क्या करते हैं 13% करते हैं और हमारी सब्सिडी जो है वो क्या करती है 8% करती है, तो 13 और 8 कितने हो गए टोटल आपके 21%, तो भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जो माना जाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर ऑफ एंटरप्राइज। सिमिलरली an individual is considered to have substantial interest in enterprise if the individual owns directly or indirectly 20% in more or more in the voting power of enterprise। और ऐसा एंटरप्राइज भी कंट्रोल कर सकता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और ऐसा कोई बंदा भी कर सकता है। जैसे मैं पर्टिकुलर मैंने क्या कर दिया, ए लिमिटेड के अंदर 13% शेयर ले लिया और बी जो है उसके 51% शेयर ले लिया और बी ने उसके क्या कर लिए 9% शेयर है जो ले लिया, तो उस केस के अंदर मैं क्या कर लूँगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा कि भाई 13% मैं ले रहा हूँ और बाकी इनडायरेक्ट मेथड से 9% और ले रहा हूँ, तो 13 और 9 मेरे लिए टोटल हो गया और 20% से ज़्यादा है तो मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। अब आएंगे एक आएगा एसोसिएट और एक आगे आएगा जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर आएगा। चलो अभी एसोसिएट के बारे में बात करते पहले। एसोसिएट का मतलब क्या, एन एंटरप्राइज इन विच एन इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड विच इज नाइदर ए सब्सिडरी नॉर ए जॉइंट वेंचर ऑफ दैट पार्टी। अब देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या, 20% से ज़्यादा। 20% से ज़्यादा कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब 20% से लेके अगर इसका 50% तक है तो वो किस में रहेगा, एसोसिएट में रहेगा। 50 मतलब 50 भी नहीं, बिलो 50 कर दो, यहीं लिख देते हैं। अगर हम क्या करते हैं वोटिंग राइट के अंदर मोर देन इक्वल टू 20% लेकिन लेस देन 50%, तो हम क्या कहेंगे वो क्या है हमारा एसोसिएट है, क्योंकि हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए तो 20% से ज़्यादा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए क्या है 20% से ज़्यादा है अगर वोटिंग राइट हमारा कंट्रोल में, तो हम क्या कर देंगे हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो 20% पे भी है, 30 पे भी है, 40 पे भी है, 50 पे भी है, 60 पे भी है, 70 पे, 80 पे, 90 पे और 100 पे, सब पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि 20 से लेके 20% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो वो क्या कहलाएगा एसोसिएट। अगर 50% है हमारा वोटिंग राइट पे कंट्रोल, तो उस केस के अंदर हम उसे क्या कहेंगे जॉइंट वेंचर। ठीक है, मतलब बराबरी पे। और अगर 50% से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगी हमारी सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा जिसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मतलब 20% से ज़्यादा है लेकिन वो ना हमारा जॉइंट वेंचर है ना हमारा सब्सिडी है, तो वो क्या कहलाएगा एसोसिएट कहलाएगा। एन एंटरप्राइज इन विच इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज़्यादा है एंड विच इज़ नाइदर ए सब्सिडी नॉर ए जॉइंट वेंचर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो सब्सिडरी में भी होता है, जॉइंट वेंचर में भी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जॉइंट वेंचर और सब्सिडी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो है बाकी जो है वो एसोसिएट में जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली 20% से लेके 50%। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या दे रखा है अब यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, समझ पा रहे बात, और यहाँ लिखा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट और यहाँ पर क्या लिखा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यहाँ पर वर्ड क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पर देखिएगा, पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज बट नो कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसी। सर मतलब क्या हुआ, देखो जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात है ना वो किससे रिलेटेड है, वोटिंग राइट से रिलेटेड है, और जो सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है वो किससे रिलेटेड है, उनकी जो वर्किंग है उससे रिलेटेड, उनकी पॉलिसी मेकिंग जो है उससे रिलेटेड है। ध्यान समझिएगा, एक तो क्या हुआ सपोज ए लिमिटेड के अंदर मैंने क्या कर दी 51% जो है वो शेयर मैंने ले लिए, तो मैं अब उसके अंदर जो भी डिसीजन होगा अल्टीमेटली वोटिंग राइट पे होगा और एक शेयर पे एक वोट होता है, तो जो भी डिसीजन होगा उसमें अगर मैंने हाँ कह दिया तो वो हाँ होगा, क्योंकि 51% जो है वो मैं होल्ड करता हूँ। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। और इसी वजह से स्पेशल रेजुलेशन का भी क्लोज लाया गया कि भाई ऐसा नहीं हो कि एक आदमी कर दे, तो फिर उन्होंने कहा कि स्पेशल रेजुलेशन वाला कि भाई बाकी वाले बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तो कुछ जो मैंडेटरी सिचुएशन होती है उसके अंदर स्पेशल रेजुलेशन वाला भी पोर्शन है जो लाया गया कि भाई स्पेशल रेजुलेशन हो। तो सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, वोटिंग राइट से रिलेटेड। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस कैसा होता है, देखो इन्फ्लुएंस मतलब हिप्नोटाइज, एक तरीके से हिप्नोटाइज अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी कर रखा हो या
पता हो तो। बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर, हिप्नोटाइज वगैरह, जो उसके अंदर क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। या फिर आप जैसे देखो अब आसाराम जैसे हो गया, तो आसाराम रेपिस्ट है और वो साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी उनको उतना का उतना मानते हैं। तो ये उनका क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। समझ पा रहे हो भाई? अब वो जो भी है उनका केस जो जैसा भी है, लेकिन ये जो था वो मामला किसका था, इन्फ्लुएंस का मामला था। क्लियर है? या फिर जैसे रामपाल जो है या बाबा राम रहीम है, तो ये जो है ये इनका क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, इनके लोग फॉलो करते हैं। समझ पा रहे हो? तो वैसा आप एक तो हो सकता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब इन्फ्लुएंस के केस के अंदर देखो, वो कुछ यूँ देखे तो कुछ भी होल्ड नहीं करते, और यूँ देखे तो हर जो डिसीजन है वो क्या करते हैं, उसके अंदर उनका रोल होता है। समझ पा रहे बात? अगर कोई फैमिली है जो पर्टिकुलर जैसे बाबा राम रहीम की फॉलोअर है, तो उस केस के अंदर उनके घर के अंदर जो डिसीजन होंगे उनके अंदर हर किसी में उसका क्या होगा, उनके जो विचारधारा है उसका क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन वो ऐसा कुछ होल्ड कर रहे हैं क्या? कुछ भी होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो जो सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है वो किससे रिलेटेड है, वोटिंग राइट से। ठीक है? और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो वो किससे रिलेटेड है, उनकी पॉलिसी मेकिंग से। समझ पा रहे हो? अगर उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर अगर हमारा कुछ रोल है तो वो उसके हिसाब से क्या बनेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर वोटिंग राइट में हमारा कुछ रोल है तो उस केस के अंदर हम क्या किस में जाएंगे, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट के अंदर। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए क्या कहा, अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं किन के अंदर, इन फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल दोज पॉलिसी। हम क्या करते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पार्टिसिपेट मतलब यूँ समझ लीजिए, वहाँ 20% से ज़्यादा कह दिया। ठीक है? यहाँ पर अब 20% ऐसा तो नहीं कह सकते कि मेरा आप लोगों के विचारधारा पे 20% इन्फ्लुएंस है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ भाई अल्टीमेटली तुम जो भी हो, आप जितने भी स्टूडेंट हो वो सारे क्या सुबह से लेके शाम में दिन में घंटा 2 घंटे तक आप मुझे देखते हो, मेरी बातें सुनते हो। ठीक है? अब अगर कल को मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ तो फॉलो करोगे, तो इन्फ्लुएंस तो मेरा होगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरा जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर 5% इन्फ्लुएंस है? समझ पा रहे हो? तो या कोई जैसे मैंने आपसे पूछा गाड़ी कितनी सीख ली, तो आपने कहा कि मैंने 60% गाड़ी चलाना सीख ली, तो ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। तो इन्फ्लुएंस के केस के अंदर ऐसा परसेंटेज में तो बता नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल करते इसका मतलब आपका क्या है, 50% से ज़्यादा है। मतलब आपका ही रोल है, फिर तो पॉलिसी जो भी बनाते हो वो आप ही बनाते हो और कोई बनाता ही नहीं है। ठीक है? आप और तो पार्टिसिपेट करते हैं, आप कंट्रोल करते हो। आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट के अंदर क्या कहा कि 20% और मोर वोटिंग राइट है, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। ठीक है? अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी में तो क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। इज इट ओके? ठीक है? और उसके बाद में एसोसिएट कौन है, जो क्या है, सिग्निफिकेंट जिनका इंटरेस्ट है मतलब 20% से ज़्यादा, लेकिन वो जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी नहीं है। क्लियर है? तो ये तीनों आपको अब मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट मे बी एक्सरसाइज इन सेवरल वे, फॉर एग्जाम्पल बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन और इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सन और डिपेंडेंस ऑन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। अब ये जो है पार्टिसिपेशन है वो बहुत सारे जगह से माना जा सकता है कि हम उनकी जो भी पॉलिसी बनते हैं उसके अंदर बैठते हैं एक्टिवली, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी कोई डिसीजन लेता है तो हमसे पूछता है। ठीक है? पार्टनर के अंदर देखते हो ना, गोविंदा जो होता है वो कैसे करता है, अंदर जाके रॉक कर देता है। कैटरीना कैफ पूछती है कि मुझे एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो कैसा रॉक करता है। तो वो जो उनका डायरेक्टर, वो जो ग्रुप है वो क्या है, उनका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो जो कैटरीना कैफ को बताते हैं, कैटरीना कैफ उसके हिसाब से परफॉर्म करती है। समझ पा रहे बात? अब आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये उनका क्या था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो जो भी डिसीजन ले रही थी उनके अंदर उनका क्या था, इन्फ्लुएंस था। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मे बी गेन बाय द शेयर ओनरशिप स्टेचू और एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिर्फ उसका कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं, उसको आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। आपने ओनरशिप के अंदर शेयर लेके भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपने ओनरशिप ले ली है, ठीक है, तो 20% मतलब समझिएगा, अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो आपका सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस तो अपने आप हो गया, क्योंकि आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मतलब 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट है। मतलब जो भी वोट होंगे उनके अंदर आपका वोट जो है वो क्या होगा,
काफ़ी मायने रखेगा। तो आपका इन्फ्लुएंस तो वैसे ही हो गया, जो भी पॉलिसी बनेगी वो आपके वोटिंग राइट के हिसाब से होगी, तो आपका एक तरीके से तो इन्फ्लुएंस हो ही गया। समझ पा रहे हो? तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना होते हुए भी सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्लियर? या फिर स्टेचस है या फिर कोई एग्रीमेंट सब में ऐसा कुछ मिल रखा है, ठीक है। एज रिगार्ड शेयर ओनरशिप, इफ द इन्वेस्टिंग पार्टी होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटर वोट 20% और मोर वोटिंग राइट इन द एंटरप्राइज, इट इज presumed दैट द इन्वेस्टिंग पार्टी डज हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है तब तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ना हो तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसा बाबा रामदेव वाले केस के अंदर या फिर कैटरीना कैफ वाले केस के अंदर। उन्होंने वो सपोज जो उनके आगे टेबल पे बैठे थे वो कोई भी शेयर है जो होल्ड नहीं करते हैं तो भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अनलेस इट कैन बी क्लियरली डेमोस्ट्रेटेड दैट दिस इज़ नॉट ए केस। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई उनका वोटिंग राइट है, सब कुछ है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, तो उस केस के अंदर फिर उसको नहीं माना जाएगा कि सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस। Conversely, if the investing party hold directly or indirectly through intermediate less than 20% of the voting power of the enterprise, it is presumed that the investing party does not have significant unless such influence can be clearly demonstrated. अब 20% वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जो हो सकता है। समझ पा रहे हो बात कि हमारा जो वोटिंग राइट के अंदर हिस्सा जो वो तो 20% से कम है, लेकिन फिर भी हम जो है वो क्या है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक। ए सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टिंग पार्टी डज नॉट नेसेसरीली प्रिक्यूलेट एन इन्वेस्टिंग पार्टी फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो कह रहा है कि किसी और का वोटिंग राइट होने से यह डिपेंड नहीं या डिसाइड नहीं हो जाएगा कि इसका सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है या नहीं है। जैसे सपोज ये क्या है, ये ए लिमिटेड है या बी लिमिटेड। ए जो है ये क्या करती है 51% होल्ड करती है, और सी लिमिटेड इसमें क्या करती है 25% होल्ड करती है। तो ये तो इसको अल्टीमेटली तो इसका जो भी डिसीजन होगा वो ए लिमिटेड करेगी, ठीक है, 51% है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सी लिमिटेड जो वो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती, तो सी लिमिटेड भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो वो भी हो सकता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। क्लियर है? एक एग्जांपल करेंगे, दे रखा है इन्होंने, और उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। आइडेंटिफाइड द रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केसेज एज पर इस 18। ए लिमिटेड जो है वो होल्ड करती है कितना, बी लिमिटेड में 51%। बी लिमिटेड होल्ड 51% ऑफ सी ओ लिमिटेड। बी लिमिटेड जो वो क्या करती है ओ लिमिटेड का 51% होल्ड करती है, और जेड लिमिटेड होल्ड 49%, और ये एक जेड लिमिटेड है, ये इसका क्या करती है 49% होल्ड करती है, ठीक है। अब बात करें ए की, तो बी जो है ये क्या है इसकी सब्सिडरी है, और ओ इसकी क्या है सब्सिडरी। क्यों? क्योंकि बी में तो ये डायरेक्टली होल्ड करता है और ओ में इनडायरेक्टली। तो ए के लिए बी जो है वो क्या आ जाएगी रिलेटेड पार्टी, और ये भी रिलेटेड पार्टी सब्सिडरी, ठीक है। बी के लिए बात करें तो बी के लिए क्या है ओ जो है वो क्या है, क्योंकि इसमें ये क्या करता है 51% से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी इसके बी के लिए ओ जो है वो तो क्या हो जाएगी इसकी सब्सिडरी, और ए जो है वो किसकी क्या हो जाएगी होल्डिंग। अब जो रिलेटेड, जैसे मेरे आप रिलेटिव हो तो आपके मैं रिलेटिव होऊंगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है? समझिएगा, अगर किसी की सब्सिडरी है, बी जो है वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, इसका मतलब क्या है ए के लिए बी रिलेटिव है, बी के लिए ए रिलेटिव, मतलब सब्सिडरी रिलेटिव है तो होल्डिंग भी रिलेटिव है। समझ पा रहे हो? रिलेटेड है। और अब बात करें ओ के लिए, तो ओ के लिए बी तो रिलेटेड है क्योंकि ये उसकी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और जेड जो है ये इसका बी और ए दोनों तो है ही इसके, क्योंकि ये इसकी होल्डिंग और ये इसकी होल्डिंग है, तो दोनों इसको करते ही है, ठीक है, ये दोनों इसकी होल्डिंग कंपनी। और इसके अलावा जेड जो है ये भी रिलेटेड होगा क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। समझ पा रहे हो? तो उसका क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जेड लिमिटेड, और जेड लिमिटेड के लिए ओ ए की रिलेटेड पार्टी, क्योंकि बाकी से ये किसी से कनेक्टेड है नहीं। क्लियर है? समझ पा रहे हो? तो सब्सिडरी की सब्सिडरी सारी क्या होंगी रिलेटिव होंगी। होल्डिंग की होल्डिंग वो सारी भी क्या होगी रिलेटिव होगी। समझ पा रहे हो? और 20% से ज़्यादा है तो वो आपकी इस तरीके से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के तरीके से रिलेटिव हो जाएगी। अब बात करते हैं की मैनेजमेंट पर्सनल की। की मैनेजमेंट पर्सनल कौन होते हैं? दोज पर्सन हु हैव ऑथोरिटी
एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। वो बंदे जिनकी क्या है अथॉरिटी है और जिनकी क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी जब भी आपके पास मिलेगी तो उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कभी भी अथॉरिटी की जो है उसकी अहंकार के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी मत भूल जाना। अगर आपको लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ करनी है, तो अथॉरिटी आपको, अगर अथॉरिटी के साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर अच्छे से चलाओगे तो उस केस के अंदर आपकी जो ग्रोथ होगी वो हमेशा क्या होगी, कॉन्स्टेंटली और हमेशा बहुत लंबे टाइम तक होगी। समझिएगा, जैसे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास एक अथॉरिटी आ गई कि भाई मैं आपको चाहूँ तो डांट सकता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये मेरे पास अथॉरिटी है भाई, मैं जब चाहूँ आपको पढ़ने के लिए कह सकता हूँ, जब चाहे मैं डांट सकता हूँ, ये सारी मेरे पास क्या अथॉरिटी। लेकिन अगर इस अथॉरिटी के साथ साथ क्या आ जाती है, मेरे इससे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो अब मुझे क्या करना होगा, उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एडिशनली मेहनत करनी होगी, ताकि आपका क्या हो, रिजल्ट और इम्प्रूव हो। समझ पा रहे हो। और लाइफ के अंदर ये आपके साथ भी होगा, जब आप ग्रोथ करोगे तब आपके पास अथॉरिटी बढ़ेगी। लेकिन आप सिर्फ उस अथॉरिटी को मत देखिएगा, अथॉरिटी के साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है उस पर भी आप उतना का उतना फोकस कीजिएगा, ताकि आपको लाइफ के अंदर आपकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस रहे। तो की मैनेजमेंट पर्सन कौन है, वो पर्सन जिनकी क्या अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, जो प्लान करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। एक्चुअल के अंदर ये तीन ही होते हैं भाई। आपका अगर संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर कानून बनाने वाला, ठीक है, कानून को लागू करने वाला और कानून के बारे में ध्यान रखने वाला। कानून बनाने वाला मतलब जो संसद है वो कानून बनाती है, लॉ मेकर, ठीक है। उसके बाद में कार्यपालिका, जो उसको एग्जीक्यूटिव जैसे कहते हैं, जो उसको चलाते हैं, जो उसको क्रियान्वयन करते हैं, जो उसको रनिंग फंक्शन के अंदर लेके आते हैं, जो IAS ऑफिसर वगैरह ये इनको क्या करते हैं, जो पॉलिसी वो संसद ने बनाई है उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है, मतलब लेके आते हैं रूटीन के अंदर। और एक होता है न्यायपालिका, जो क्या करते हैं, इन दोनों को मॉनिटर करती है कि भाई कहीं कानून लॉ मेकर ने गलत लॉ तो नहीं बना दिया, कहीं ये एग्जीक्यूटिव जो वो गलत तो उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गलत तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। बस सेम जो है यहाँ पर कंपनी के केस के अंदर प्लान करते हैं, ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट करते हैं और उसके बाद में कंट्रोल करते हैं। तो इन तीनों में जो इन तीनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है और जो इन तीनों के जिसके पास अथॉरिटी है वो क्या कहलाएंगे, की मैनेजमेंट पर्सनल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कंपनी द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एंड एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद whose direction or instruction the board of director of company is पता नहीं to act are usually considered key management personnel। तो कंपनी के लिए MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और कोई भी पर्सन उसके अलावा जो भी है, विद हुज डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन पे कंपनी का मैनेजमेंट जो वो चलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलता है, वो सारा क्या कहलाएंगे, कि मैनेजमेंट पर्सन। ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो क्या होता है, कंपनी के जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं, वो उसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो डायरेक्टर तो हैं, लेकिन वो उनकी जो एग्जीक्यूटिव टीम है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो प्लानिंग बॉडी है, उसके अंदर कंटिन्यूसली या फिर रेगुलरली जो है वो क्या अपडेटेड उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए की मैनेजमेंट पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ मैरिली इज बीइंग एज डायरेक्टर अनलेस ही हैज ए ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो क्योंकि वो डायरेक्टर, सिर्फ इस वजह से वो की मैनेजमेंट पर्सनल में नहीं आएगा। अगर उसके पास भी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, ये अथॉरिटी है और उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस केस के अंदर वो इसमें आ जाएगा। क्लियर है, की मैनेजमेंट पर्सन। द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 18 शुड not be applied in respect of non-executive director even if he participate in financial or operating policy decision of the enterprise unless he falls in any category of related party relationship discussed above। तो इन्होंने कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव को AS 18 जो है वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन से बाहर करता है, लेकिन वो यहाँ से बाहर हुआ इस डेफिनेशन से। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए बाहर हो गया, हो सकता है वो कोई और डेफिनेशन में कहीं और पकड़ा जाए और वो रिलेटेड पार्टी में आ जाए। अब आते हैं, बात करते हैं रिलेटिव के बारे में कि
रिलेटिव कौन, हमारे रिलेटिव जो है वो कौन कौन है। तो रिलेटिव में क्या कहा, इन रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल मीन्स द स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर। मतलब ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। मतलब सर ऊपर की साइड में मदर फादर, नीचे की साइड में सन, ठीक है, और दाएं बाएं, दाएं साइड में भाई बहन और बाएं साइड में वाइफ, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके रिलेटिव हो जाएंगे। हु मे बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट इंडिविजुअल इन हिज और हर डीलिंग विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। और इनके वजह से ये जो AS 18 मानता है कि इनकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ जा सकता है। भाई आपका सपोज आपने कहा था कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन दुनिया में जो भी गलत होते हैं उनके अंदर 90% जो कारण होते हैं वो फैमिली होता है। भाई अल्टीमेटली आदमी के स्ट्रेंथ फैमिली, वीकनेस फैमिली, जो भी करेगा वो फैमिली के लिए करेगा। अब कोई सपोज आदमी था, वो उसने कहा था मैं फ्रॉड नहीं करूँगा, लेकिन उसके भाई ने कहा कि मुझे इतना चाहिए और मैं इतना फंस चुका हूँ, तो फिर वो क्या होगा, उसके इन्फ्लुएंस में आके उसे कुछ करना पड़ जाए। समझ पा रहे हो? तो इन्होंने AS 18 ने रिलेटेड पार्टी के अंदर जो है वो डेफिनेशन दी, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। ऊपर में मदर फादर, नीचे में सन डॉटर, इधर ब्रदर सिस्टर और इधर स्पाउस। उसके बाद में जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है, ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय 2 और मोर पार्टी। ज़रूरी नहीं है जो जॉइंट वेंचर है उसमें 50-50 हो सकता है, उसमें 4 पार्टी और 25-25-25 हो सकता है, या फिर 3 पार्टी और 33-33-33 भी हो सकता है, ठीक है। अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो वहाँ ऊपर हमने जो 50 लिखा है, ये 50 हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, इसको थंब रूल मत बना दीजिएगा, ठीक है। इसको थंब रूल न बनाए, ठीक है, ये कोई थंब रूल नहीं है। मे बी 33.33, 33.33, 33.33 या फिर 25, ठीक है। तो इस तरीके से जिन्होंने साथ मिल के आए हैं और कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय 2 और मोर पार्टीज अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट शेयरिंग द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब कि जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो भी पॉलिसी वगैरह जो भी है, उनको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जॉइंट कंट्रोल। होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब वो है जो क्या करती है, होल्ड करती है या तो 51 मोर देन 50%, या फिर वो क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ जो डायरेक्टर कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी के मामले में, या फिर और कोई केस के अंदर अदर जो भी गवर्निंग बॉडी है उसको कंट्रोल करता है, या फिर उसका वोटिंग राइट में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, ठीक है। ए कंपनी इज हैविंग 1 और मोर सब्सिडी। सब्सिडी इज ए कंपनी। अब सब्सिडी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक। इन विच अनदर कंपनी होल्ड आइदर बाय हिमसेल्फ and through 1 or more subsidiary more than 1/2 in a nominal value of equity share capital। मतलब 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट है जो होल्ड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ऑफ विच अनदर कंपनी कंट्रोल आइदर बाय itself and through 1 or more subsidiary the composition of board of director, या फिर हम composition of board of director को कंट्रोल करते हैं। तो 2 तरीके हो गए, composition of board of director को कंट्रोल करें, या फिर हम क्या करें, उसके वोटिंग राइट के अंदर हिस्सेदारी। उसके बाद में फेलो सब्सिडी। फेलो सब्सिडी मतलब ये एक A लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये इसकी B लिमिटेड सब्सिडी है, और एक इसकी सब्सिडी है जो C लिमिटेड, ये 51% और ये 60%। तो B लिमिटेड और C लिमिटेड जो आपस में जो है वो क्या कहलाएंगे, फेलो सब्सिडी। ये क्या कहेंगे, फेलो सब्सिडी। मतलब क्या हुआ, एक ही पिता के 2 पुत्र जो है वो क्या कहलाएंगे, फेलो भाई कहलाएंगे, और एक ही होल्डिंग कंपनी के 2 जो सब्सिडी है वो आपस में क्या कहलाएंगे, फेलो सब्सिडी। अब फेलो सब्सिडी कितनी हो सकती है, एक ही पिता के कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो एक ही होल्डिंग कंपनी कितनी सारी सब्सिडी हो सकती है, बहुत सारी सब्सिडी हो सकती है, तो वो सारी क्या कहलाएगी, फेलो सब्सिडी। ए कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी फेलो सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी इफ बोथ आर द सब्सिडी ऑफ सेम होल्डिंग कंपनी। अगर दोनों एक ही होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी है तो वो क्या कहलाएंगी, फेलो सब्सिडी कहलाएगी। क्लियर।
अब ये जो डेफिनेशन है ये पढ़ने के बाद में अब AS 18 जो है वो खोखला हो चुका है। अब इसे AS 18 के अंदर ज़्यादा कुछ बचा नहीं। अब अपन इसको बस कुछ टाइम के अंदर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सर क्या बात कर रहे हो भाई, मैं जो बात करता हूँ हमेशा सही करता हूँ, ठीक है। बताइए सर, अब आते हैं अपन AS पे, ठीक है। अब अपन डेफिनेशन है जो पूरी पढ़ चुके हैं। Related party disclosure introduction. AS 18 prescribe the requirement of disclosure of related party relationship and transaction between the reporting enterprises and related party. AS 18 ने पहले तो रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया, फिर उन्होंने कहा कि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दो और उसके साथ जो ट्रांजैक्शन हुए उनका भी डिस्क्लोजर दो। The requirement of standard apply to financial statement of each reporting enterprise as also the consolidated financial statement presented by holding company. ये जो है रिलेटेड पार्टी का, यह सिर्फ आपको यहाँ पर नहीं, रिलेटेड पार्टी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर है जो देना होगा, ठीक है। इसके अलावा इस पे रिलेटेड पार्टी पे एक ऐसे है, आपसे तो अब क्या छुपा होगा, 550 देख लीजिएगा। और अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो सेक्शन 188 जो है वो भी देख लीजिएगा। 188 के अंदर भी रिलेटेड पार्टी को उन्होंने बता रखा है, ठीक है। और वहाँ पर भी कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है जो दे रखी है। अब देखो, जब आप ऐसे का या एस का आंसर देते हो ना, तो उसमें जितना रेफरेंस दे सकते हो और एकदम वो नहीं, जेन्युइन अगर रेफरेंस दे सकते हो तो वो देना चाहिए, समझ पा रहे हो। तो आपको सेक्शन 188 भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, समझ आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको और उसको भी क्लियरली समझा दूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉ में पढ़ा नहीं सकता, लेकिन लॉ के लिए फिर ये जो है सब्जेक्ट वो मेरे को ताक पे रखने पड़ेंगे, और जो मैं नहीं कर सकता भाई। अब 4 से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट हाथ में लूँगा तो फिर सारों का कचरा हो जाएगा, ठीक है। लॉ की फैकल्टी वगैरह सारी मैंने बात भी की, ऑडिट वगैरह सारे सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन जोधपुर के अंदर अभी हालत ख़राब है, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। देखते हैं, हालत अगर सही हो गया तब तो मैं आपके क्लासेज किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा, मैं आपको लेके आ जाऊंगा क्लासेज आपके लिए। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में क्या लिखा है, रिलेटेड पार्टी आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन पार्टी हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी मेकिंग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन। हम हर उस आदमी को रिपोर्टिंग पार्टी कहेंगे, रिलेटेड पार्टी कहेंगे जिसके पास क्या था, या तो कंट्रोल करने का पावर था साल के बीच में कभी भी, या फिर उसका क्या था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, और कंट्रोल किस तरीके से होता है, तो कंट्रोल को भी हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। कंट्रोल 3 तरीके से, समझ पा रहे हो, तो वोटिंग राइट, और जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी कि किस तरीके से कंट्रोल, और फिर उसको और डिफाइन किया कि कंपोजिशन को किस तरीके से कंट्रोल माना जाएगा, और वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। वो सारा या तो कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो क्या मानी जाएगी, रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। AS 18 डील विद द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिस्क्राइब A to E बिलो, और यहाँ पर हम रिलेटेड पार्टी कौन सी कवर करते हैं, A से लेके E तक के बारे में। अब ध्यान समझिएगा, अब आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एंटरप्राइज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरीज कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड बाय, या तो हम कंट्रोल करते हैं या हमें कंट्रोल किया जाता है, और आर अंडर कॉमन कंट्रोल, या फिर हम कॉमन कंट्रोल मतलब फेलो सब्सिडी हो गया। द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दिस इंक्लूड होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी एंड फेलो सब्सिडी। समझिएगा डेफिनेशन क्या लिखा, एंटरप्राइज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधा हमने ले रखा है या हमने हमारी इंटरमीडिएटरी के थ्रू, हमने हमारी सब्सिडी के थ्रू हमने किसी कंपनी का क्या ले रखा है, कंट्रोल ले रखा है, ठीक है, या फिर हमारा किसी ने कंट्रोल ले लिया, तो दोनों रिलेटिव में, मतलब या तो हम सब्सिडी है या हम होल्डिंग है। तो जो अगर हम होल्डिंग है तो सब्सिडी हमारा रिलेटिव, अगर हम सब्सिडी है तो होल्डिंग हमारा रिलेटिव, ठीक है। और उसके अलावा या फिर हम कॉमन कंट्रोल के अंदर, मतलब हम फेलो सब्सिडी है तो हम फेलो सब्सिडी भी कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर जैसे ए लिमिटेड की बी लिमिटेड भी सब्सिडी, सी लिमिटेड भी सब्सिडी, तो ए की रिलेटिव बी भी होगी और सी भी होगी, ठीक है। और बी की बात करें तो बी की रिलेटिव ए भी होगी और सी भी होगी, वे आपस में तीनों क्या होंगे, रिलेटिव होंगे। एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। या तो जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट है, हमारी जो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है वो भी, और हम किसी के अगर एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है तो वो भी, दोनों इसके अंदर कवर होंगे, किसमें, रिलेटिव में।
इंडिविजुअल ओविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दैट गिव हिम कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या तो कंट्रोल देता मतलब 50% से ज़्यादा, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज़्यादा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सॉरी 20, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज़्यादा हो तो तब तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और 20% से ज़्यादा ना हो लेकिन वो पार्टिसिपेट करता हो इकोनॉमी उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी में, तो भी वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर तो आ ही जाता है। बाबा राम रहीम वगैरह सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, समझ पा रहे हो। सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट जो उसके लिए वोटिंग राइट में 20% से ज़्यादा होना चाहिए। द एंटरप्राइज एंड द रिलेटिव ऑफ एनी सच इंडिविजुअल। अब समझिएगा, अगर कोई आदमी है, ठीक है, जिसने क्या कर रखा है, किसी कंपनी या किसी एंटरप्राइज के अंदर क्या कर रखा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस ले रखा है या फिर कंट्रोल ले रखा है, तो वो क्या होंगे, रिलेटिव होंगे। और उस बंदे के जो रिलेटिव है वो भी उस कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। उस बंदे के रिलेटिव मतलब उस बंदे के रिलेटिव में ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब उसका भाई जो होगा वो भी कंपनी के लिए रिलेटिव में आ जाएगा, उसका जो बेटा होगा वो कंपनी के लिए रिलेटिव में आ जाएगा, उसके पिताजी जो है वो भी कंपनी के लिए रिलेटिव में आ जाएंगे, और उसकी वाइफ जो है वो भी उसके लिए रिलेटिव में आ जाएंगे। समझ पा रहे हो। तो रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत बड़ी दे रखी, समझ आ रही है। और की मैनेजमेंट पर्सनल एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल, और जो की मैनेजमेंट पर्सन है 1 2 3 4 जितने भी है, और वो और उनके फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी है वो भी क्या हो जाएंगे, रिलेटिव में आ जाएंगे। एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब सी एंड डी, और कोई मतलब कि ये सी और डी है इनके अंदर, एंटरप्राइज ओवर विच पर्सन डिस्क्राइब इन सी एंड डी। या फिर जैसे क्या हुआ, ये एक ए लिमिटेड है जिसका क्या हूँ मैं, की मैनेजमेंट पर्सन हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं उसका की मैनेजमेंट पर्सन हुआ तो मेरे भाई साहब जो है वो, और मेरे बेटे और मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन, मेरे स्पाउस, सारे के सारे क्या हो गए, उनके रिलेटिव हो गए, ठीक है। अब एक एंटरप्राइज है जिसके अंदर क्या है, मेरे भाई साहब जो है उन्होंने क्या कर रखा है, 51% जो है वो शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो क्या वो एंटरप्राइज रिलेटिव हो जाएगी क्या, हाँ वो इस पॉइंट के थ्रू वो भी कवर हो जाएगी। कैसे, एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब इन सी और डी, जो सी और डी के अंदर कवर हो जाते हैं वो सारे आदमी, वो सारे इंसान, आदमी नहीं, आदमी या महिला जो भी है, वो सारे इंसान इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। दिस इंक्लूड एंटरप्राइज ओवन बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज दैट हैव ए मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो अगर ये जो है सी और डी में जो बंदे हैं, जो सी और डी में कवर हो गए, जितने भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि की मैनेजमेंट पर्सन कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। उनके रिलेटिव वो भी काफ़ी सारे हो गए, ठीक है। ये तो हो गया सी में, नहीं ये तो डी में, और सी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग जितने और उनके जो भी रिलेटिव है वो, तो ये इतने सारे सी और डी में टोटल मिला के जितने लोग हैं, वो अगर किसी एंटरप्राइज के अंदर अगर उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो एंटरप्राइज भी क्या हो जाएगी, रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव कौन कौन, रिलेटिव बहुत सारे, ठीक है। सब्सिडरी, होल्डिंग, फेलो सब्सिडरी पहले के अंदर, ठीक है। दूसरे में एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, हमारे या हम जिसके हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, जिन्होंने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर रखा है वो, ठीक है। और की मैनेजमेंट पर्सनल हो गए, ठीक है। और उसके बाद में की मैनेजमेंट पर्सनल के रिलेटिव और जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं उनके रिलेटिव, वो जो सी और डी पॉइंट के अंदर अंदर ही कवर है, ठीक। और उसके बाद में जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं उनका, उनके रिलेटिव, की मैनेजमेंट पर्सन और उनके रिलेटिव में से अगर कोई भी जो है वो क्या करता है, किसी एंटरप्राइज के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो वो भी किस में हो जाएगी, रिलेटिव में हो जाएगी। सर ठीक है, अब हमें समझ आ गया रिलेटिव कौन। अब हम तब्बा लगा सकते हैं, आप बता दो, हम उस पर तब्बा लगा के कह देंगे कि रिलेटिव है या नहीं है। क्लियर है। अब करें तो करें क्या, रिलेटिव हो गए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम सबको छांट दिया कि तुम आओ, तुम रिलेटिव, तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारे रिलेटिव है जो साइड में कर दिए। अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं है कि जो रिलेटेड पार्टी है उन सब का क्या करो, नाम, उनके बारे में जो भी है, उनकी जो भी डिटेल है उनका डिस्क्लोजर दो, और इन रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका भी फुल डिस्क्लोजर दो। ये कौन कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सेट इन द फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी। अब इनके साथ उन्होंने कुछ कहा है कि भाई
ये जो है ए से लेके ई तक कवर होंगे वो तो रिलेटेड पार्टी होंगे, लेकिन कुछ जो है जिनके अंदर मिसकंसेप्शन रहता है कि ये भी रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, तो उनके लिए भी एस 18 ने क्लेरिफाई किया कि सिर्फ इन कारणों से किसी को रिलेटेड पार्टी नहीं मान लिया जाएगा, इन कारणों से जो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ए से लेके ई तक है तो रिलेटेड पार्टी में आएगा, लेकिन ए से ई में नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि यार ये रिलेटेड पार्टी में आएगा या नहीं आएगा, तो हमें ए से ई तक पढ़ना। और इसके अलावा इसने स्पेसिफिक कहा कि भाई ये जो लोग हैं लगते ज़रूर है कि रिलेटेड पार्टी, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। जैसे टू कंपनी सिंपली बिकॉज दे हैव डायरेक्टर इन कॉमन, डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ बोथ द कंपनी इन देयर म्यूचुअल डीलिंग। अब दो कंपनी जिसके जो डायरेक्टर है वो क्या है, कॉमन है कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्रोल में माने जाएंगे। कंट्रोल में कब होंगे, जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा सकते हैं, हला सकते हैं, मेजोरिटी है ऑल को, तो ज़रूर रिलेटिव में आएगा। लेकिन क्योंकि दो कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है तो वो रिलेटिव नहीं बन जाएंगे। ए सिंगल कस्टमर सप्लायर फ्रेंचाइजर distributor or general agent with the whom the enterprise transact a significant volume of business merely by virtue of resulting economic dependence। अब सपोज क्या एक सप्लायर है जिससे ए लिमिटेड भी परचेज करते हैं और बी लिमिटेड भी परचेज करते हैं। अब वो सप्लायर जो है वो ए ही है, एक ही है सप्लायर जिससे ए लिमिटेड भी परचेज कर रही है और बी लिमिटेड। अब दोनों की डिपेंडेंस जो है वो किसके ऊपर है, उस सप्लायर पे है। क्योंकि दोनों की डिपेंडेंस उस सप्लायर पे है तो उस वजह से वो रिलेटिव नहीं बन जाएगा। समझ पा रहे बात, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। सप्लायर हो सकता है फ्रेंचाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी। ए पार्टी लिस्टेड बिलो इन द कोर्स ऑफ, इसके अलावा ये नॉर्मल डीलिंग के अंदर ये लोग जो आते हैं इनको भी हम रिलेटेड पार्टी में नहीं माने जाएंगे। अगर वो ए से लेके ई में कवर है तब तो उनको मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यही है इनकी अथॉरिटी तो उस केस के अंदर ये रिलेटेड पार्टी में नहीं आएंगे। बाय वर्चू ओनली ऑफ दोज डीलिंग, सिर्फ इस डीलिंग की वजह से वो नहीं आ जाएंगे रिलेटेड पार्टी में। ऑल दो दे मे सर्कमस्टेंसेस टू फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑफ एंटरप्राइज एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन रिलेटेड पार्टी में अगर वो ए से लेके ई वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये आएंगे। बाकी प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं आएंगे, पब्लिक यूटिलिटीज़ नहीं आएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडी वो भी इसके अंदर कवर नहीं होंगे। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज लेट डाउन इन एस 18 डू नॉट अप्लाई इन circumstances where providing such disclosure will conflict with the reporting enterprise duty of confidentiality and especially required in terms of statute or by any regulatory or other component authority competent authority। मतलब क्या हुआ, रिलेटेड पार्टी के साथ डिस्क्लोजर देना जरूरी है, लेकिन हर किसी के साथ क्या होता है कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉज लगते हैं। जैसे पार्ले जी के अंदर अपन काम करने गए, ठीक है, अपन ने काम किया कि मैनेजमेंट पर्सन थे, अपने को पता चल गया कि भाई ये इतनी कम कॉस्ट बिस्किट कैसे बनाते हैं। अब ये जो है इन्फॉर्मेशन हम बाहर आके लीक कर दें तो पार्ले जी तो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं आपसे साइन करवाते हैं कि भाई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दो। तो ऐसी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो एस 18 के बहाने आप मत चिपका दीजिएगा बाहर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और जिस पर कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी ज़रूरी है तो उस केस के अंदर आप एस 18 वाला रहने दीजिए और कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या कीजिएगा मेंटेन कीजिए। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे, जैसे देखो न्यूज़ होता है उसके अंदर भी न्यूज़ एजेंसी वगैरह होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे न्यूज़ आपके जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 4th पिलर कहते हैं अपन मीडिया को, कि भाई मीडिया जो है वो 4th पिलर है। 3 तो अपन ने आज बात कर ली, पता नहीं कहाँ है, लेकिन किस्मत है कि आज अपन ने 3 के बारे में बात कर दी। लॉ मेकर हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया और ये जुडिशरी हो गई जो इनको करते हैं, और 4th जो होता है वो मीडिया होता है, ठीक है। तो मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के अंदर वॉर हो गया तो गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो क्या करते हैं उसको मना कर दे कि मीडिया तुम इसके न्यूज़ है जो नहीं छापोगे, ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी जो वो प्रिवेल कर जाएगा, उनके बाकी के जो राइट है वो हट जाएंगे। तो वैसा अगर कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कीजिएगा और एस 18 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को छोड़ दीजिएगा। नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। वो कह रहा है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन के लिए कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंसोलिडेटेड के अंदर तो इंट्रा ग्रुप होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और वो इग्नोर का मतलब उसका इफेक्ट हटाते हैं, ठीक है। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेज एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद अदर स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन विद द सच एंटरप्राइज। अब जैसे राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसकी क्या है राशन को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है,
रोडवेज बसेज को कंट्रोल करते हैं उसके लिए उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है। अब ये जो दोनों उनको कंट्रोल कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेम कंट्रोल के अंदर तो ये फेलो सब्सिडी टाइप हो गया और ये रिलेटिव हो गया। लेकिन अगर इनके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देते थे तो स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, अब सारे डिपार्टमेंट है जो सिर्फ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ही दे पाएंगे। तो इसकी वजह से उनको क्या कर रखा है, मना कर रखा है कि स्टेट ओन जो होते हैं उनके अंदर न तो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसा कुछ होगा, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, तो उनके अंदर रिलेटेड पार्टी के हिसाब से कुछ होगा भी नहीं, तो उनके अंदर आपको इसके डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। हमें समझ आ गया कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन रिलेटेड पार्टी नहीं। अब इनका क्या, अब इनके बारे में बात करता है ये कि भाई रिलेटेड पार्टी है तो उनका डिस्क्लोजर देना होगा, कैसे डिस्क्लोजर देना होगा वो सारी बात है जो वो करते हैं। अब द रिलेटेड पार्टी इशू हो गया, द रिलेटेड पार्टी के साथ इशू क्या, तो इशू ये है कि सारा कुछ किया जा सकता है वो रिलेटेड पार्टी के साथ ही किया जा सकता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर रिलेटेड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, बाहर देना ज़रूरी है। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आर नॉर्मल फीचर ऑफ द कॉमर्स एंड बिजनेस। For example, enterprise frequently carries separate parts of their activities through subsidiary or associate and acquire interest in other enterprise for investment purpose or for trading reason. That are significant proportion of their investing enterprise to be able to control or exercise significant influence on financial and reporting decision of the investing। मतलब क्या हुआ कहने का कि हम नॉर्मली ऐसा करते आए हैं, मतलब कि हम जो भी काम करते हैं वो या तो हम हमारे जरिए करते हैं या हम हमारे सब्सिडी के जरिए करते हैं, या जैसे क्या हुआ अब इसके अंदर क्या होता है बहुत सारी चीज़ें जो मार्केटिंग वगैरह आप जब पढ़ोगे ना तो अल्टीमेटली ये जो सी है वो लर्निंग का शुरू होगा यहाँ से। उसके बाद में आप पूरे लाइफ जो है वो बिज़नेस को सीखोगे, किस तरीके से बिज़नेस को जो है किया जाता है। तो हम जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, या तो सीधा हम करते हैं, अगर हम सीधा खुद नहीं कर सकते हैं, जैसे कई काम ऐसे होते हैं जो कंपनी खुद करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती, कई कारणों से नहीं कर पाते, हो सकता है उसकी गुडविल इफेक्ट हो या ऐसा कुछ कारण हो। जैसे भाई रजनीगंधा जो है वो क्या कर रहा था, अपना पान मसाला बना रहा था जो 25 रुपये का सेल करते हैं, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी का था और प्रीमियम क्वालिटी पे सेल कर रहे थे। अब उनको क्या करना था, लोअर सेगमेंट वाले पान मसाला में भी उनको आना था, ठीक है। अब रजनीगंधा खुद ही सस्ते में आ जाता तो उसके जो महंगा वाला था उसकी गुडविल है जो अफेक्ट हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, एक नया ब्रांड क्रिएट किया, एक नई सब्सिडी क्रिएट किया और जो क्या करता है उसको उन्होंने तानसेन बना के उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो ये जो है ये क्या किया, उन्होंने अपनी गुडविल को सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके का काम किया। तो हम नॉर्मली ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन, हर कंपनी है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो करती है, जो क्या करती है या तो खुद करती है, कई बार या फिर रिलेटेड पार्टी के थ्रू ऐसे ट्रांजैक्शन करती है। Without related party disclosure, there is a general presumption that the transactions reflected in financial statement are consummated on arm's length basis based on the independent parties। अगर नहीं लिखा है कि ये रिलेटेड पार्टी के साथ है तो नॉर्मली हम ये मानेंगे आर्म्स लेंथ पे हुआ, मतलब दोनों आमने सामने बैठे और उन्होंने सही तरीके से जो उसकी फेयर प्राइस थी उसके हिसाब से उन्होंने ट्रांजैक्शन किया। लेकिन जब रिलेटिव होते हैं तो वहाँ पर चांस होते हैं कि वो फेयर प्राइस पे ट्रांजैक्शन ना हो। हाउएवर दैट presumption may not be valid when related party relationship exists because related party may enter into transaction which unrelated party would not enter into। related party के साथ हम वो ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो सकते हैं जो हम अनरिलेटेड पार्टी के साथ नहीं होते हैं। जैसे सपोज ये मेरा आईपैड है, ठीक है, अब मेरे भाई ने कहा कि भाई साहब ने कहा कि भाई ये आईपैड मुझे दे दो, मैंने कहा कि पैसा, उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं मुझे दे दो, मैं उनको दे सकता हूँ, समझ पा रहे बात। लेकिन अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ और कोई आदमी आके मुझे कहे कि आईपैड अपना मुझे दे दो, ठीक है, तो क्या मैं उनको दूंगा, क्या नहीं दूंगा। तो रिलेटेड पार्टी के साथ जब ट्रांजैक्शन होता है तो वो उस केस के अंदर ट्रांजैक्शन वैसा नहीं होता, वैसा न हो, इसके चांसेस भी है कि वैसा नहीं हो जैसा नॉर्मल कोर्स के अंदर होता है, समझ पा रहे हो। तो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के अंदर थोड़ा सा मिसबिहेव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Also, transaction between related parties may not be affected at the same terms and condition as between unrelated party। और वैसे टर्म्स और कंडीशन जैसे अनरिलेटेड पार्टी के साथ होती है वैसे टर्म्स और कंडीशन नहीं होती। Sometimes no price is charged in respect of related party transaction, for example free provision for management service and extension of free credit on the debt। कई बार ऐसा होता है कि जो हम रिलेटिव होते हैं उनसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। जैसे हम सब्सिडी को पैसों की ज़रूरत है और हमने क्या कर दिया, फंड उनको दे दिया, ठीक है, हमारे पास पड़ा था और हमने उनसे कुछ ब्याज भी नहीं लिया। अब अगर कोई और अदर एंटरप्राइज को अगर हम देते तो क्या विदाउट इंटरेस्ट हम किसी को फंड दे सकते थे, क्या नहीं देते, ठीक है। लेकिन सब्सिडी को हम ऐसा
कर सकते हैं उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव हैं। इन व्यू ऑफ अफोरसेड द रिजल्टिंग अकाउंटिंग मेजर में नॉट बी रिप्रेजेंट व्हाट दे यूजुअली वुड बी एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट। इस वजह से वो वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, ठीक है। दस ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप could have an effect on financial position and operating result of the reporting enterprise, और उसका इफेक्ट है जो आ सकता है। द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज मे बी अफेक्टेड बाय द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इवन इफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डू नॉट अकर। और वो कह रहा है कि रिलेटेड पार्टी होने मात्र से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, चाहे उन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन है जो नहीं किया हो तो भी उनका इफेक्ट है जो आया जा सकता है। मतलब कि इफेक्ट किस तरीके से, ट्रांजेक्शन उन्होंने नहीं किया लेकिन उनका इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है, तो उस वजह से भी कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से A18 जो वो सेफ साइड खेला और उसने कहा कि भाई बता दो जितने रिलेटेड पार्टी उनके नाम बता दो। द मेरे एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मे बी सफिशिएंट टू अफेक्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ ए रिपोर्टिंग एंटरप्राइज विद अदर पार्टीज, और सिर्फ रिलेशनशिप होने मात्र से भी अफेक्ट है जो आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए सब्सिडी मे टर्मिनेट रिलेशनशिप विद द ट्रेडिंग पार्टनर ऑन एक्विजिशन बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ ए फेलो सब्सिडी इंगेज इन द सेम ट्रेड एज ए फॉर्मर पार्टनर। वो क्या कह रहा है, एक कंपनी थी A लिमिटेड थी सपोज, ठीक है, और B लिमिटेड थी, दोनों कंपटीशन में थी, ठीक है। B लिमिटेड जो थी वो किसकी थी सब्सिडी, C लिमिटेड की थी, और अब C लिमिटेड ने क्या कर दिया, A लिमिटेड के भी 51% ले लिए, तो अब दोनों जो है वो क्या हो गए, उनकी सब्सिडी हो गई और दोनों आपस में क्या हो गए, फेलो सब्सिडी। तो ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट हुआ उस रिलेशनशिप के मात्र से क्या किया जा सकता है, A या B में से किसी एक को कहा जा सकता है कि तुम अब ये धंधा छोड़ दो, तुम अकेले करो, कंपटीशन आपस में करने से मतलब नहीं, ठीक है। तो रिलेशनशिप होने मात्र से बहुत सारे इफेक्ट है जो आ सकते हैं, इस वजह से रिलेशनशिप जो भी है रिलेटेड पार्टी उनका नाम बताना होगा। अल्टरनेटिवली वन पार्टी में refrain from the acting because of the control or significant influence of another. For example, a subsidiary may be instructed by holding company not to engage in research or development. और holding है जो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भाई आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट मत करो। Sometime transaction would not have taken place if the related party relationship had not existed. For example, a company that sold a large proportion of production to its holding company at a cost might not have found an alternative customer if the holding कंपनी हैड नॉट परचेज द गुड्स। मतलब वो कह रहा है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप ना होता तो ट्रांजैक्शन ना होता, तो अगर ये रिलेशनशिप है इस वजह से ये ट्रांजैक्शन है, ठीक। समझ पा रहे हो भाई, वो एक आप जोक सुनते हो ना कि छोटा बच्चा होता है वो कहता है कि डेली मेरे बैग के अंदर एक चॉकलेट मिल जाती है, फिर वो उसकी सिस्टर कहती है कि वो मैं डेली रखती हूँ, तो वो क्यों किया जाता है, वो रिलेटिव है उस वजह से किया जा सकता है। समझ पा रहे हो। In view of aforesaid, the resulting accounting measure may not be represent what they usually would have expected to represent, और इस वजह से अकाउंटिंग थोड़ी फेल हो जाती है, वो वैसा नहीं दिखा पाती जैसा उसको दिखाना चाहिए। इस वजह से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कुड हैव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, और इस वजह से ये इफेक्ट कर सकती है। As per the guidance note on remuneration paid to key management personnel, whether a related party transaction, remuneration paid to key management personnel should be considered as a related party transaction requiring disclosure। और इसका वजह से एक गाइडेंस नोट जो है वो मैं की मैनेजमेंट पर्सनल को आप जितना रेमुनरेशन देते हो उसके अंदर अगर कोई रिलेटेड पार्टी को रेमुनरेशन देते हो तो उसका डिस्क्लोजर अलग से देना होगा। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर सिर्फ AS18 बात नहीं करेगा, ऐसे 550 भी बात करेगा, सेक्शन 188 भी बात करेगा। रिलेटेड पार्टी हर जगह तकलीफ दे सकता है, तो इस वजह से हर जगह उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा डिस्क्लोजर तैयार देना चाहिए। इस ऐसे 550 देखोगे तो कि भाई रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई किया, क्या उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया या नहीं किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस वहाँ हैं। सेक्शन 188 कि रिलेटेड पार्टी का आप रजिस्टर मेंटेन करते हो या नहीं करते हो, रिलेटेड पार्टी कैसे पता करोगे, क्या सारे पता किए या नहीं किए, इनके बारे में कंपनीज एक्ट भी बात करेगा। इन केस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नॉट रिलेटेड पार्टी, ठीक है सब पढ़ चुके हैं, रेमुनरेशन पेड टू देम शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रिलेटेड पार्टी। जब वो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो उनका रेमुनरेशन वैसे ही उसमें नहीं आएगा। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर की। डिस्क्लोजर देना क्या, आप शुरू से ही आपने दो ही बातें कही कि रिलेटेड पार्टी कौन है, और जब पता कर लोगे तो डिस्क्लोजर देना। अब डिस्क्लोजर में क्या क्या देना है, डिस्क्लोजर में देना नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप कैसा है, वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट शुड बी डिस्क्लोज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट देयर हैव बीन ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी। पहली बात तो रिलेटेड पार्टी लिखो, उसका नाम लिखो और उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है वो लिखो, चाहे ट्रांजैक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ, सारे रिलेटेड पार्टी जो है उनका नाम लिखना होगा कि ये हमारे रिलेटेड पार्टी है,
ठीक है। और ये इस तरीके से रिलेटेड पार्टी, ये हमारी होल्डिंग है, ये हमारी सब्सिडी है, ये हमारा जॉइंट वेंचर है, ये हमारा एसोसिएट है, ये हमारी फेलो सब्सिडरी है, ये हमारा की मैनेजमेंट पर्सनल है, ये की मैनेजमेंट पर्सनल के भाई है, वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे रिलेटिव। पहले तो उनका नाम लिखो और उनके साथ जो जो रिलेशनशिप है वो लिखो, ठीक है। दिस इज एनेबल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फॉर्म ए व्यू अबाउट द इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ऑन एंटरप्राइज। और ये देख के समझ आ जाएगा रीडर को कि भाई हाँ ये इसके रिलेटिव पार्टी है, ठीक है। क्राइम पेट्रोल में कहते हैं ना, वो एक कौन था यार स्टैंड अप कॉमेडियन की, कोई भी मर्डर होता है तो पहले पुलिस दौड़ती है पौन घंटे और लास्ट के 15 मिनट में फिर कॉल डिटेल निकालती है और कॉल डिटेल जो उसके पास होता है उसको पकड़ लेती है, ठीक। तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी जो है कॉल डिटेल के हिसाब से जो रिलेटेड पार्टी उनका पहले तो पता किया और उन सारों का नाम लिख दिया, ठीक है। इफ देयर हैव एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो गया तब तो फिर भाई साहब ये आपको देना है, नेम ऑफ द ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड पार्टी, जिस पार्टी के साथ रिलेशन हुआ वो बताओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप हुआ उसका पूरा डिटेल दो, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन है, ठीक है। पहले तो उनका रिलेशनशिप के बारे में, फिर ट्रांजैक्शन के बारे में, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आइदर एज अमाउंट और एज अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन, अमाउंट बताइए, प्रपोर्शन बताइए कितना प्रपोर्शन है सेल का, सपोज 2% है जितना भी है, एनी अदर एलिमेंट ऑफ दैट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नेसेसरी फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा और कोई भी अगर जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो बतानी चाहिए तो वो भी बताओ। द अमाउंट और अप्रोप्रिएट proportion of outstanding item pertaining to related party at the balance sheet date and provision for doubtful debt due from such party at that date। उसके अलावा कितना पैसा आइटम pertaining to related party of balance sheet, अमाउंट और अप्रोप्रिएट proportion of outstanding item, उनको कितना अमाउंट उनका आउटस्टैंडिंग कितना पैसा बाकी है या फिर जो भी चीज़ बाकी है, ठीक है। और उसके ऊपर कितना प्रोविजन बना रखा है वो सारा उसका भी डिस्क्लोजर दो। अमाउंट रिटर्न ऑफ ऑन और रिटर्न बैक इन द पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डेब्ट ड्यू फ्रॉम द और टू रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी से कितना पैसा डूबा उसका भी डिस्क्लोजर दो। क्यों? क्योंकि ऐसा किया जा सकता है भाई कंपनी है और मैंने क्या कर दिया, मेरे भाई को लोन दिलवा दिया और फिर मैंने उसको राइट ऑफ करवा दिया, तो ऐसा किया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। आइटम ऑफ ए सिमिलर नेचर मे बी डिस्क्लोज इन एग्रीगेट बाय टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सेपरेट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वो कह रहे हैं अगर सेम टाइप के ना तो उनको एग्रीगेट करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है ना उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी है तो सेपरेट दे देना। नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स इलस्ट्रेशन 1 पे 490 लाख टू गंगा लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 2017। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा लिमिटेड ओन्स 100% ऑफ गंगा लिमिटेड। उसका मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब की मैनेजमेंट पर्सन, उसका सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस 100% मतलब कंट्रोल हो गया, सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ही क्या। तो रिलेटेड पार्टी तो गंगा लिमिटेड भी होगी, ठीक है, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर तो है ही। द सेल वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस फॉलोड बाय द नर्मदा लिमिटेड, और उसको सेल जो वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हुई है। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड कंटेम्प्टेड दैट द सेल नीड नॉट बी रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम द अदर सेल मेड बाय द कंपनी एंड हेंस नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। अब वो कह रहा है कि क्योंकि नॉर्मल सेल प्राइस पे सेल हुई है इस वजह से कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो उस अकाउंटेंट को बुलाओ, चीफ अकाउंटेंट को, दो तो लगाओ लाफे, उसको चांटे दो, ठीक है। उसको कहो कि रिलेटेड पार्टी का नाम और रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका डिस्क्लोजर देना है, चाहे वो फेयर प्राइस पे हुआ हो, चाहे कम पे हुआ हो, चाहे ज़्यादा पे हुआ हो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो फेयर प्राइस पे हुआ या नहीं हुआ। फेयर प्राइस क्या तुम कल को घोटाला कर दो नालायक को, समझ पा रहे हो। तो एक्चुअल में आंसर में ये नहीं लिखना, ठीक है, ये तो थोड़ा इमोशनल हो गया फीलिंग के अंदर, गेंदा भैया ने ज़्यादा बोल दिया। लेकिन एक्चुअल क्या है कि भाई क्या लिखना है, A18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी है क्योंकि वो की मैनेजमेंट पर्सनल जो वो रिलेटेड में आ जाता है, ठीक है। और की मैनेजमेंट जिस एंटरप्राइज को होल्ड करता है, जिसमें सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस रखता है, वो भी रिलेटेड पार्टी में आएगा। इस वजह से नर्मदा लिमिटेड और गंगा लिमिटेड रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर में उसका पार्टी और उसके साथ पार्टी का नाम और उसके साथ नेचर वगैरह जो भी रिलेशनशिप है उसका डिस्क्लोजर देना होगा। और उसके साथ अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, कितने अमाउंट का, वो सारा डिस्क्लोजर है जो देना होगा। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो फेयर वैल्यू पे हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ आपका A18 कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्लेलिस्ट के हिसाब से विजिट कीजिए। और अगर आप किसी को चैनल शेयर करते हो तो उसको बताओ कि भाई आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट करो, तो वहाँ आपको पूरा क्रैश बैच मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस 22 के साथ, टैक्सेस ऑन इनकम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।